चलिए, तो एमपी सेट अगर हम बात करने वाले हैं एमपी सेट में, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको करना कल है क्या, कितने बजे से एग्ज़ाम है आशुतोष जी? कल एमपी सेट का एग्ज़ाम की टाइमिंग बताएं। सर 12 बजे से 12 से 3 है। ओके, 12 से 3 यानी आप लोगों को 3 घंटे का समय मिल रहा है और सीबीटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, है ना? एमपी सेट में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? सीबीटी पे है? ऑफलाइन सर, ऑफलाइन। ऑफलाइन, ओके ओके, यानी ऑफलाइन क्लासेस हैं, ठीक है। तो देखिए, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चन पेपर और एक मिलेगा ओएमआर सीट, है ना? एक ओएमआर सीट मिलेगी और आपको साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। सबसे पहले मेरा सलाह ये रहेगा आप लोगों को कि आप लोग क्या करें कि जो क्वेश्चन पेपर हैं उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें पहले। ओएमआर सीट बेसिकली मैं सजेस्ट करता हूँ लास्ट के आधे घंटे पर आप लोग उसको फिल किया करें। इसमें 2 रीज़न होते हैं। बाय द वे, अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आता है जब, तो आप आसानी से क्या कर लेते हैं, बदल सकते हैं, है ना? अगर ओएमआर सीट एक बार आपने अगर फिल कर दिया तो उसे फिर बदला नहीं जा सकता है। अंत में जैसे कोई क्वेश्चन आपने तुक्का से लगाया है, ट्रिक से लगाया है, तो बदलने का एक चांस मिलता है आप लोगों को और आप आसानी से फिर वहाँ पर बदल सकते हैं ओएमआर सीट में। ये थोड़ा सा आपको जो है फ़ायदा मिल जाता है इसमें, है ना? तो मैं कहूँगा कि आप लोग क्वेश्चन पेपर को जब मिले तो आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। सबसे पहले आधे घंटे के लास्ट में आप ओएमआर जो सीट है उसको फिल करें। ओएमआर सीट को आप जो है फिल करें आधे घंटे के टाइम में, आप आसानी से फिल कर सकते हैं। केवल आपको उसमें गोला को कलर करना होता है, जैसे पहले का दूसरा है बी है तो बी वाले ऑप्शन को आपको कलर करना पड़ता है। बस आप पेज को पलटते जाओ, देखते जाओ और फिल करते जाओ बोले तो। बाय द वे, अगर कोई क्वेश्चन लगेगा आपको ये कन्फ्यूज़ कर रहा है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे याद आ जाता है, तो आप उसको बदल सकते हो। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि क्वेश्चन करते चलिए। कल क्वेश्चन नंबर 1 किया, ओएमआर सीट लिया, 1 का आप देख सकते हैं बी सी डी है, तो आप उस तरीके की भी फिल कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके की चीज़ों को फॉलो करते हैं, है ना? पहली चीज़। दूसरी बात आप ध्यान रखें, एमपी सेट में फैक्ट आएगा, देख लेना आप लोग। फैक्ट, अभिकथन और कारण से क्वेश्चंस होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस होंगे, केवल 5%, केवल 5, 90 से लेकर 95 तक अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो टोटल जो रहेंगे वो फैक्ट वाले प्रश्न रहेंगे। और वो भी आपको बता देता हूं, 2004 से लेकर 2013 तक के जितने पेपर हुए हैं सोशल वर्क के, इनमें से प्रश्न ज़्यादा उठाने के संभावनाएं बनी रहेंगी, ठीक है? फैक्ट में इनमें आपको बता दूं, 2021, 2022, 2023, ये जो 3 वर्ष का मैंने क्वेश्चन पेपर बताया है अभी आपको यूजीसी नेट का, इनके क्वेश्चनों से पेपर में प्रश्न तो पूछे जा सकते हैं लेकिन ना के बराबर हैं, हो सकता है पूछा जाए, ना के बराबर है। परंतु अगर आप इससे पहले के क्वेश्चन पेपर अगर आप देख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना? इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आज आखिरी दिन है। अंतिम समय में आपको जो टॉपिक आता है उन्हीं टॉपिक को आप कवर करें, किसी नए टॉपिक पर इंटरफेयर ना करें, हस्तक्षेप ना करें आप लोग। ये बात ध्यान रहे आप लोग को। कभी कभी क्या होते हैं, बच्चे जैसे ही कोई नया टॉपिक देखते हैं तो पढ़ने लगते हैं, बिल्कुल भी इंटरफेयर ना करें उसमें। जो चीज़ आपको आती है उसी को ही जो है क्लियर करें। जैसे मेन चीज़ें बता देता हूँ कि क्या क्या श्योर है कि आप लोगों को पूछा जाएगा। एक मैंने दिवस का टॉपिक आप लोगों को बताया है, हाल ही में क्लास लिया था दिवस पर, मुझे याद है आज भी। आप दिवस की वो क्लास देखें, दिवस से एक प्रश्न तय है कि पूछा जाएगा आप लोगों से।
दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, मैरी रिचमंड का नाम और फ्रिडलैंडर का नाम ध्यान रहे। मैरी रिचमंड तो बहुत फेमस है, फ्रिडलैंडर भी फेमस विद्वान है। जॉन किडना का नाम आएगा, या जॉन किडनी भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इन्हें सोशल पॉलिसी में इनका नाम आएगा। अगर इनका नाम भी आएगा तो सोशल पॉलिसी में इनका नाम जो है हमें देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो साथ ही साथ जो मैंने बुक का नाम आप लोगों को बताया है, विद्वान के नाम और विथ वर्ष के नाम, याद होगा मैंने वहाँ पर IMP लिखवाया था, ठीक है। उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखें, ठीक है। उस चीज़ को आप अवश्य ध्यान में रखें। और प्रधानमंत्री जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए। 2020, 2021, 2022 ये काम अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत आसान होगा। और 2023 का जो सोशल वर्क का पेपर हुआ है, उन पेपर में केवल योजना को ढूंढिए, बस उन पेपर में केवल योजना को ढूंढिए और उन्हीं योजनाओं के वर्ष याद करके जाइए, बस ये आपके लिए काफ़ी इनफ होगा, काफ़ी अच्छा सवाल होगा, है ना। ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए चंद्रयान 3 को लेकर अभी 23 अगस्त की बात है, ये आप लोगों ने देखा होगा, है ना। 23 अगस्त को सक्सेसफुल हुआ है जो है चंद्रयान 3 मिशन। इससे सवाल आप लोगों को नहीं पूछे जाएंगे, है ना। हाँ, इससे सवाल चंद्रयान के बारे में मैं आप लोगों से बात कर लूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा इससे सवाल। और ये UGC नेट में बनेगा, PhD में भी बनेगा और उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क में भी बनेगा, ये, है ना। सर NTPSC में भी पूछेगा ये तो, हाँ चंद्रयान 3 के बारे में बिल्कुल, MP करंट अफेयर में आएगा। हाँ बिल्कुल श्योर है, उसमें आएगा। यहाँ तक कि UGC नेट में भी आएगा इस बार, है ना। बहुत बड़ी बात है ये चंद्रयान 3 का सक्सेसफुल होने, कि ये सभी को पता हो चुका है, बच्चे को पता हो चुका है इस समय, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पूछा जाएगा। लेकिन अभी जो MP सेट का होने वाला है, इसमें आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, है ना। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि अभी हाल ही की बात है ये, और पेपर जो सेटअप होता है वो महीने पहले होता है ना, सिस्टम सब, क्वेश्चन पेपर का सेटअप, ठीक है। और प्रश्न को आप लोगों को क्या करना है, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आप लोगों को यह स्टडी करनी है। इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है कि क्वेश्चन पेपर में हमें जल्दी जल्दी पढ़ के उसका आंसर देना है। बहुत ध्यान से आराम से पढ़ो। आपके पास कुल टोटल 180 मिनट हैं और क्वेश्चन कितने हैं आपके पास, 150, यही ना। क्वेश्चंस आपके पास कुल कितने हैं MP सेट में, 150। बोलिए तो सही, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 150 सर। 150। अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो 1 मिनट कुछ सेकंड का आपका एक प्रश्न है। आप सोचो एक बार अच्छे से कि अगर आप एक प्रश्न पर 1 मिनट लेते हैं, ये टफ प्रश्न की बात मैं कर रहा हूँ, एज अ नॉर्मली में, ठीक है, मीडियम में। लेकिन अगर आप सोचो, अगर आपसे सवाल पूछ ले कि मैरी रिचमंड की किताब कौन सी है, 3 किताब मैंने बताया है, तो आपने सोशल डायग्नोसिस लगा दिया, तो ये आपका 5 सेकंड में हो गया। इसमें से आपको बता दो 55 सेकंड इस टफ वाले सवाल में ऐड होंगे, टाइमिंग, है ना। तो ऐसे में भी सवाल आपको मिलेंगे, इजी में भी 10+ क्वेश्चंस रहेंगे, इससे ज़्यादा ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे।
जो आपको प्रश्न पढ़ते ही उत्तर आ जाएंगे आपकी ज़ुबान पे। 10 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे आपके। ये तो मैंने एक कम में बताया है, मिनिमम में बताया है। अब ये जो टाइमिंग आपके पास उधर जा रही है, उसका सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। परीक्षा के दौरान में कोई भी नेगेटिव चीज़ें के बारे में ना सोचें। जब भी हमें बातचीत करना है या जो भी चीज़ें सोचना है, प्रश्न के आधार पर पॉजिटिव सोचना है। पता चले कभी कभी लोग बैठे रहते हैं तो कल क्या करना है, अभी घर जाके क्या करना है, ये भी सोचने लगते हैं वहाँ पे। इन सभी चीज़ों से दूर रहें और ऊबना नहीं है। प्रश्न में ऊबते कब हैं बच्चे? जब कोई प्रश्न नहीं आता है और उस प्रश्न पर वो विचार करने लगते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। मानसिक उनका क्या हो जाता है, हरास होना शुरू हो जाता है। जो प्रश्न नहीं आता है, सपोज़ पहला नहीं आया, मानते हैं दूसरा भी नहीं आया, मान लेते भाई तीसरा भी नहीं आया, मान लेते इस तरीके से मैं 5 क्वेश्चन रख लेता हूँ, नहीं आ रहा है, कंटिन्यू, बिल्कुल अनभिज्ञ हैं, हर एक शब्दों से अनभिज्ञ हैं 5 क्वेश्चन। तो ये केवल आपके लिए नहीं है, जितने स्टूडेंट वहाँ पर बैठे हुए हैं आपके पास उस हॉल में, हॉल ही में क्या, जहाँ पर भी बैठे हैं, जितने भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को फॉर्म को जो फिल किए हैं, उन सब के लिए ये क्वेश्चंस एक प्रकार से यूनिक बना है। उन सब के लिए है, आपके लिए ही नहीं है, उन सब के लिए है ये क्वेश्चन, उन सबको परेशान कर रहा है। तो आपकी चालाकी ये है कि उस प्रश्न को स्किप करें, आगे बढ़ें। यही आपकी चालाकी है, यही आप लोगों को उन लोगों से अलग करेगा। ये तरीका जब आप कोई स्किप करके आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्नों पर, ये अलग करेगा आपको उनसे। ये बात आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे। और फिर उसके बाद वो क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा। अंत में उन प्रश्नों को आप लोग देखें, ठीक है, अंत में जो प्रश्न आपको टफ लगा है उन प्रश्नों को आप देखें अंत में, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा, मैंने आप लोगों को बनवाया है। कितने लोग शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं? आशुतोष जी बताइए ज़रा। आरती मैडम आप हो? सुषमा मैम? जी सर। बताइए, शॉर्ट नोट्स आप लोगों ने बनाया है? जी सर, बना के रखे हैं। तो मैंने सोशल वर्क का तो नहीं बनाया, लेकिन सोशलॉजी का बनाया है। सोशल वर्क का आपने नहीं बनाया, सोशोलॉजी का आपने बना लिया है। नहीं सर तो सोशल वर्क का बनाया सर, अभी इनकम्प्लीट है मेरा तो। अच्छा, चलिए ठीक है। आपने जितने भी आप लोगों ने जो भी बनाया है, आप लोगों ने नोट्स, है ना, शॉर्ट नोट्स, मैं आप लोगों से यही सलाह दूंगा कि अब वो समय आ गया, आज का दिन, यानी आज की ये नाइट है, क्लास समाप्त होने के बाद आप लोग क्या करें, उन शॉर्ट नोट्स को देखें। टाइम यही है, देखो, जितना ज़्यादा आप पढ़ लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा है, उतना ही आप लोगों को फ़ायदा है। तो इसलिए आप क्या करें, उन शॉर्ट नोट्स को देखें, उन शॉर्ट नोट्स को देखें। मैंने कुछ ट्रिक बताई है आप लोगों को, जैसे अनुभव जिस शब्द में आए उसको आपको टिक लगा देना है। अनुभव आज के वर्तमान में जो टॉपिक होता है वो पुनर्वास से होता है, लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। पुनर्वास सोशल वर्क का बहुत ही फेमस शब्द है, इसलिए पुनर्वास, अनुभव, प्रगतिशील, ऐसे शब्दों को, या स्वयं करके सीखना, या स्वयं करके सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ता है, मेन स्ट्रीम से जोड़ता है। तो ये जो मुख्य धारा से जोड़ने की बात आती है, ये भी ऑप्शन आपका सत्य जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। और जो सबसे बड़ा ऑप्शन आपको दिख रहा है उन 4 ऑप्शन में, उसका आप ध्यान रखें।
देखिए, आपको बता दूं, एमपी सेट और यूजीसी नेट सिलेबस भले सेम हो, लेकिन एग्ज़ाम का पैटर्न अलग है। यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं वो अलग प्रोफेसर होते हैं, और जो एमपी सेट का क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं वो अलग प्रोफेसर होते हैं। यूजीसी नेट में कूट मिलता है 1 2 3 करके, और एमपी सेट में नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 के अंदर में ही रहेंगे सवाल। और यूजीसी नेट में तुम पता ही नहीं चलता 5 हैं कि 10 हैं 20 हैं, पता ही नहीं चलता, है ना। मतलब इसमें संख्या ज़्यादा है, तो इसमें 5 से अंदर ही अंदर रहेगा एमपी सेट में, है ना। एक चीज़ और, कोई चीज़ आज के समय में रटना मत। अब पता चले रटना है आपको, ये है ना, बिल्कुल आपको रटना नहीं है। पता चले आज आप पूरी रात जाग कर रटना शुरू करते हैं तो ये गलत है, पूरा टोटली गलत है, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं कहूँगा कि आप अपनी पूरी नींद लें। अच्छी नींद ही अच्छी याददाश्त का निर्माण करती है, ये बात शायद आप लोगों को पता भी है। अतः मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि आप परीक्षा के पहले महत्वपूर्ण जो भी चीज़ें आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट तथ्य है, मुझे सर ने नोट्स करवाए हैं, उसको आप ज़रूर देखें, परंतु रटें ना उसे समझाने का प्रयास करें अपने मन को कि ये इस तरीके से सही है। और सबसे बढ़िया ये बात है कि अगर आपको मिले ग्रुप स्टडी भी अगर आपको मिल रही है तो वो ग्रुप स्टडी मिले तो बहुत अच्छी बात है। और उस ग्रुप स्टडी में आप अपने प्रश्न को समझाने का प्रयास करें, आप अपने उत्तर को समझाने का प्रयास करें। प्रश्न जब समझाएंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना। तो ग्रुप में स्टडी करें, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है ना। अभी मैं आप लोगों को एक समय दूंगा तो उसमें भी आप चाहो तो डिस्कस कर सकते हो आपस में, है ना। और कंटिन्यू ना पढ़ें, लगातार आप ना पढ़ें। अगर आपने 90 मिनट पढ़ा है या 60 मिनट आपने पढ़ा है, 1 से 1.5 घंटा, तो आप ब्रेक ज़रूर लें 15 मिनट का। 15 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। 15 मिनट मिनिमम माना जाता है 60 से, और 90 to 60 अगर आप ले रहे हैं तो, ये स्टडी कर रहे हैं तो 15 मिनट ज़रूर आप ब्रेक लें। आप थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, 5 मिनट टहल भी सकते हैं। आप थोड़ा सा अपने दिमाग को आराम दीजिए, तरोताज़ा करिए, या रील वगैरह देख लीजिए। हाँ, तो ज़्यादा नहीं, केवल 5 या 10 मिनट ही देखिए, है ना। पता चले आप लोग लगे रह जाएं रील में ही, है ना। स्वस्थ भोजन करें, सेहत पर ध्यान रखें आप सभी लोग, है ना। एक बात और याद रखें आप सभी लोग, जब आप कल जाएं परीक्षा में तो पूरी तैयारी से जाएं। पेन साथ में रखें, पेंसिल ज़रूर लेके जाएं। पेंसिल मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टिक आप पेंसिल से ही पेपर पे लगाइएगा, पेन से मत लगाइएगा। अच्छा, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ सर अलाउ नहीं रहती पेंसिल? नहीं, अलाउ होगा नहीं सर, एमपीपीएस में अलाउ नहीं रहते वो लोग, एमपी वो बाहर करवा देते हैं। अच्छा, पेंसिल बाहर कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, मैंने देखा नहीं अभी किसी पीपीएससी में तो ऐसा ही होता है। ओके सर पेन भी वो अपना ही देते हैं। ओके नहीं सर, पेन एमपीपीएससी की जो एग्जाम होती है ना सर, वो पेन तो अपना रहता है, ब्लैक ले करके जाते हैं, लेकिन सर पेंसिल अलाउ नहीं करते वो लोग। ओके 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 चलिए, कोई नहीं। वैसे तो करना चाहिए पेंसिल, अगर अलाउ करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर नहीं करते हैं तो आप बाहर कर दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर भी, है ना। तो इस तरीके से जो है आप अपना पेन भी ले जा सकते हैं, पेन से भी आप करिए। मेरे तो ये कहना था कि अगर आप पेंसिल ले जाते तो बड़ी अच्छी बात थी उसमें, पेंसिल में, है ना, तो बहुत अच्छा था, क्योंकि उसमें आप जब टिक लगाते हैं तो आप उसे इरेज भी कर सकते हैं,
है ना। और एग्ज़ाम में किसी चीज़ की चिंता, एंजाइटी किसी चीज़ की आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ्री माइंडेड एकदम होना चाहिए, ठीक है। ब्रेक आप ज़रूर लीजिएगा, है ना। और कोई प्रश्न का सवाल अगर नहीं आ रहा है तो मैं एक तरीका बताता हूँ, उस प्रश्न का उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर एक प्रश्न को आप बड़े ही आराम से ब्रेक कर करके मतलब प्रश्न को रुक के आप 2 से 3 बार पढ़िएगा, प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़िएगा, और प्रश्न एक बार पढ़ने के बाद ज़रूर ऑप्शन को देखिएगा, फिर दूसरी बार भी पढ़ने के बाद ऑप्शन को देखिएगा, तीसरी बार भी पढ़ने के बाद ऑप्शन को देखिएगा। ये तय है कि आप सही उत्तर तक जाएंगे, आप सही उत्तर तक जाएंगे। ये जो 2 से 3 मिनट आपने टफ प्रश्न पर बिता रहे हो ना, इजी प्रश्न का टाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका पेपर समय पर समाप्त हो जाएगा। कोशिश करिए 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, और अपने तर्क के आधार पे, है ना, अपने तर्क के आधार पर 1 मिनट में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए, है ना। नियमित आप करेंगे तो आपको लगेगा भी कि भाई हाँ, यहाँ पे ये प्रश्न आ रहा है, ये इजी है, तो आप उसको आसान से उठा लेंगे, है ना। उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, है ना। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का टॉपिक भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष से भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष से आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे में युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष याद रखें, महिला अंतर्राष्ट्रीय वर्ष याद रखें, परिवार अंतर्राष्ट्रीय वर्ष याद रखें आप लोग, ठीक है। वृद्ध अंतर्राष्ट्रीय वर्ष याद रखें, और स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय वर्ष याद रखें। ये 4-5 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हैं जो हर बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का, RPWD 2016 का, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का, 2017 का। ये 3 से तय है पेपर में सवाल आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनमें आपको डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कि आप डीप चले जाएं, आप किसी चीज़ को डीप से नॉलेज रखें। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये कल पेपर देकर आइएगा, आपको कहिएगा कि सर आपने क्या बताया, क्या आया है। इन चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखें। और जैसे आ सकती है अभी? जी सर एक क्या करें मैम? सर एक तो आ सकते हैं या नहीं? एक्ट नहीं, देखो एक्ट आने की संभावनाएं हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन वो भी एक्ट आपको वर्ष के साथ लगाना चाहिए। जैसे खान अधिनियम 1952 का हो गया, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम हो गया, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम हो गया, है ना। ये आपको वर्ष लगाने के लिए आ सकते हैं, है ना, वर्ष लगाने के लिए आ सकते हैं। वो आपको मैंने बता रखा है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाते ही दौरान में, ठीक है। 2004 से लेकर 7 तक के आप सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो आपको वहाँ पे एक्ट मिल जाएंगे ईजिली, उतने ही एक्ट आएंगे। 2004 से लेकर 2007 तक के अगर आप लोगों ने अच्छे से पेपर किया है तो आप आसानी से उसको कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आवाज़ एकदम मेरी स्पष्ट है आप लोगों के पास? एक बार क्लियर कर दीजिए। जी सर, क्लियर है। जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं, एक्ट हो गया, दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हो गया, मैरी रिचमंड हो गया, फ्रीडलैंडर हो गए आपका, और सामाजिक सुधार आंदोलन में भी आप लोगों से ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप ये भी अवश्य ध्यान रखेंगे। सामाजिक सुधार आंदोलन जैसे राजा राम मोहन राय का नाम आ सकता है, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग।
स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम आ सकता है। जितने भी मैंने आप लोगों को बताए हैं वो चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, आपको आसानी होगी। राजा राम मोहन राय वगैरह के बारे में बहुत फेमस पर्सन है ये सब। एक सवाल आप लोगों से यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? बता दीजिए एक बार। जी सर। ओके। और आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, जब आप सोशल वर्क की थ्योरीज़ पर बात मैं कर रहा था अभी हाल ही में आप लोगों से कि भाई OCT क्या है, CCT क्या है ना, सोशल थ्योरी क्या है, ठीक है, REBT थ्योरी क्या है ना, इन सभी थ्योरी को भी मैंने हाल ही में आप लोगों से जिक्र किया है। सिद्धांत है ये। इन थ्योरी से ज़रूर आप लोगों से एक प्रश्न आने वाला है, एक क्या 2-3 प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। 2-3 क्वेश्चन आप लोगों से इन थ्योरीज से आएंगे, इसलिए सोशल वर्क की जो थ्योरीज हैं ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जो सोशल वर्क के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल जिसे आप बोलते हो, जिसे आप लोग प्रिंसिपल आप लोग कहते हो, उन प्रिंसिपल में एक व्यक्तिकरण का सिद्धांत है और दूसरा आपका स्वीकृति का सिद्धांत है, तीसरा आत्मनिर्णय का सिद्धांत है, चौथा आपका गोपनीय का सिद्धांत है। इन 4 सिद्धांत से आपको एक सवाल इनमें से ज़रूर मिलेगा और बड़ा आसान सवाल होगा। इन चारों में 3 तो बड़ा ईज़िली आते हैं। आत्मनिर्णय वाले में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, परंतु कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी आत्मनिर्णय में नहीं है। आप लोगों को जब आप सेवार्थी को स्वतः निर्णय लेने के लिए आप बनाते हैं तो उस प्रक्रिया में आपको सोचना है, उस प्रोसेस में आपको सोचना है कि अगर सेवार्थी स्वयं आत्मनिर्भर अगर हो जाता है तो जाहिर सी बात है उस समाज के मुख्य धारा में आसानी से जुड़ सकता है। ये समय जो आपके पास आज का है केवल विगत वर्षों को प्रश्न को देखने को है। पिछले साल का प्रश्न पत्र आप कैसा था उसको देखने का है आपको, और वो भी UGC नेट सोशल वर्क का प्रश्न पत्र को आप देखें, उन्हीं को। यही है। मध्य प्रदेश में जो योजनाएं वगैरह चलाई गई हैं, जो इस समय 2021, 22, 23 में, वो भी आपको बता दो प्रधानमंत्री के द्वारा। मुख्यमंत्री का बहुत कम बेसिकली पूछा जाता है, प्रधानमंत्री वाला पूछा जाता है, उसको ध्यान रख के चाहिए। MP सेट में यही खास बात है। पेपर तो मध्य प्रदेश का है, लेकिन मध्य प्रदेश के जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह हैं वो क्वेश्चन सेट भी करेंगे मध्य प्रदेश को बेस नहीं बना के, वो केंद्र यानी सेंट्रल, यानी आपसे मैं बात करूं तो केंद्र के आधार द्वारा जो चलाई गई योजना है उनको बनाएगा प्रश्न, जो हर राज्यों के लिए बेनिफिशियल योजना है उस पर बात करेगा वो। यह आपको ध्यान रखना है। यूनिट नंबर 9 और 10 की बात मैं करूं, बिल्कुल आप उसको इस पे हाथ ना लगाएं। यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 10 पर MP सेट के स्टूडेंट, ठीक है, बिल्कुल ना टच करें। लेकिन यूनिट नंबर 5 पे अगर मैं बात करता हूँ रिसर्च पर, तो रिसर्च में केवल मात्रात्मक और गुणात्मक जो रिसर्च है, जो अनुसंधान का एक प्रकार है, जो अनुसंधान का सैंपल है, निदर्शन है, इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ के जाएं। कौन कौन से प्रोबेबिलिटी रिसर्च में आते हैं, कौन कौन से नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं, ये आप ज़रूर ध्यान रख के जाइए। इतना आपको रिसर्च में ध्यान रखना है बस। वहीं अगर हम बात करें केस वर्क में पार्लियामेंट को लेकर, इनका कॉन्सेप्ट याद रख के जाएं, समस्या समाधान का, पार्लियामेंट का। ग्रुप वर्क में HB ट्रेकर का नाम याद रख के जाएं, इनकी थ्योरी, इनका जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, इनको। कम्युनिटी वर्क में आप याद रख के जाएं मॉडल,
जो 3 विद्वान का मॉडल है, सिद्दीकी, मुर्रेजीरोस और रॉथमैन का, इनके मॉडल्स आप रख के जाएं। इनसे ज़रूर आप लोगों के सवाल पेपर में पूछे ही जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि समूह कार्य का जब मॉडल आप पढ़ेंगे ग्रुप वर्क में, तो ग्रुप वर्क के मॉडल पॉपेल, रॉथमैन का नाम आ जाएगा। कई विद्वानों का नाम आते हैं उसमें, है ना, कई विद्वान का नाम आएंगे। उन मॉडल को ज़रूर आप ध्यान रख के जाएं ग्रुप वर्क में। ग्रुप वर्क में एक अवस्था के नाम आता है, जैसे ट्रैकर हैं, टकमैन हैं, 2 विद्वान हैं ग्रुप वर्क के अवस्था को लेकर बात करने वाले। उन दोनों को आप ज़रूर याद रख के जाएं, क्योंकि उनसे भी आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। उनसे भी आप लोगों से एग्ज़ाम में प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताए हैं सोशल पॉलिसीज़ और सोशल एडमिनिस्ट्रेशन वेलफेयर में अगर मैं बात करूं, आप याद रख के जाएं पोस्ट कार्प को, है ना, ये बात ध्यान रहे। पर्यावरण में जैसे जो है पर्यावरण में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, स्टॉकहोम की क्या भूमिका है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या हैं, इनके बारे में ध्यान रख के जाना है आप लोगों को। ठीक है, ये चीज़ें आपको ज़रूर पढ़ के जानी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। इनसे भी आप लोगों के परीक्षा में जो है सवाल पूछे जा सकते हैं। 17 गोल में मुख्य जो हैं आपके 10 तक अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर सकते हो। 10 गोल ही अगर आप याद करके जाते हो तो आप आसानी से क्वेश्चन 2 नंबर का आप आसानी से सही करके आ सकते हो, है ना। इतनी चीज़ें आप लोगों को जो है ध्यान में रखनी है। अब मुझे एक बार आप लोग स्पष्ट कर दीजिए कि आपको जो चीज़ें मैंने बताया है ये समझ में आपको आया है। ये कल की परीक्षा का मैंने बात बताया है आपको, जो कल एग्ज़ाम होने वाला है, उनके बारे में मैंने अभी आपको जिक्र किया है। क्या आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे कल? जी सर। बहुत अच्छी बात है। और करना आप लोग, देखना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, है ना। निगेटिव आपको सोचना ही नहीं किसी चीज़ को लेकर, पॉजिटिव ही बातें करनी है, निगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। पॉजिटिव रहोगे, सकारात्मक रहोगे, आप अच्छा करके आओगे, है ना, बेटर से बेटर करके आओगे। चलिए अब मुझे आप लोग ये बताइए, आप लोगों के पास कोई अगर डाउट है, उन डाउट को मैं आप लोगों को लेता हूँ। एमपीसेट के स्टूडेंट या यूजीसी के भी स्टूडेंट अगर हैं, सोशल वर्क के ही हैं वो भी, तो जो भी डाउट आपके मन में है समाज कार्य को, आप मुझसे पूछिए, मैं उन डाउटों को आपको क्लियर करूँगा। पूछिए एक बार डाउट। सर इसमें आपने एक बोला था एनईपी, उसका फुल फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था क्या? एनईपी जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप लोगों को पता भी होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है मैम। इसमें क्लास 5 तक की शिक्षा के माध्यम से मातृभाषा और स्थानीय भाषा का उपयोग पर बल दिया गया है। ये खास कर आपको ध्यान रखना है। क्लास 5 तक की शिक्षा को अगर मैं बात करूं तो मातृभाषा में दी जानी चाहिए या तो फिर स्थानीय भाषा में देना चाहिए। बच्चे अच्छा सीखेंगे। क्लास 8 और उसके बाद तक के इसे जारी रखने की सिफारिश की गई है कि अनुशंसा की गई है। त्रिय भाषाएं, स्कूल में 3 भाषाएं सीखेंगे बच्चे, स्कूल में 3 भाषाओं पर बातचीत करेंगे। ये आगे की प्रोसेस है ना। तो बच्चे या बच्चों द्वारा सीखी गई 3 भाषा जैसे राज्य, क्षेत्रीय और निश्चित रूप से छात्रों की पसंद होंगे, है ना, उस पर बात होगी। परंतु आप मातृभाषा, स्थानीय भाषा को बेसिकली बल दिया जाता है, क्योंकि बच्चे जो है उससे आसानी से सीख जाते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, ये सर ये एनईपी 2020 से क्वेश्चन बनेंगे कि उसकी जो पहले 2 है इसकी मुझसे भी बन सकते क्वेश्चन? नहीं, यही से ये तो जो 2020 है इसी से सवाल बनाए जाएंगे। जैसे मैं एक सवाल आपसे करूं,
आपसे पूछेगा कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है, क्योंकि मध्य प्रदेश पहला राज्य है, आपको पता होना चाहिए लागू सेकेंड है, करने। सेकेंड है। सेकंड, कर्नाटका पहले राज्य है, बिल्कुल। तो जी सर, जी सर। आपसे पूछा कहेगा कि आप बताइए ज़रा मुझे एक बार कि शैक्षिक जो ढांचे हैं वो किस तरीके की बनाया है। तो वो 5+3+3+4 ये नया शैक्षिक स्ट्रक्चर तैयार किया है कि नहीं? इन स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो 5+3+4 ये पाठ्यक्रम है, इसे आप ज़रूर ध्यान में रखें। 3 से 8 5 में आ जाएंगे, 8 से 11 3 में आ जाएंगे, 8 से 14 3 में आ जाएंगे, 14 से 18 4 में आ जाएंगे। इस वर्ष के आयु के बच्चों को जो है छात्रों को कवर करा जाएगा। नई प्रणाली में 3 साल की प्री स्कूलिंग, आंगनबाड़ी और उसके बाद 12 साल की स्कूली शिक्षा भी इसमें शामिल की गई है। तो ये चीज़ें हैं, हमें इसको पता होना चाहिए और ध्यान भी रखना है आप लोगों को ये सारी चीज़ें। चलिए, हाँ, और इसी तरीके से पूछिए। पहली जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, है ना? जी नहीं सर, पहली नहीं थी, सेकंड थी। 86 की सेकंड थी। पहली जो थी 1968 की थी। हाँ, देखिए वो बेसिकली क्या थी, मैं आपको बता दूं, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में उभर के नहीं आई थी, है ना। शिक्षा नीति तो थी 1968 का, अगर हम बात करते हैं तो वो भी हमारे सामने सबसे पहले आई थी 1968 की। फिर उसके बाद 1900 आपकी जो आई वो 86 में आई। लेकिन जो 68 वाली थी वो अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा को अवसर प्रोवाइड करने पर अधिक बल देती थी। अल्पसंख्यक शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम के साथ साथ खेलकूद पर भी बात की गई उसमें। लेकिन जो 86 वाली थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नवीन शिक्षा नीति के तहत यहाँ पर जो है शिक्षा नीति में राष्ट्रीय विकास के प्रति वचनबद्धता थी। राष्ट्रीय विकास को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के रूप में इसको फिर जाना गया। सभी नागरिकों को एक समान शिक्षा देने का अवसर प्रोवाइड करा दिया गया यहाँ पर। तो मुख्य रूप से शिक्षा प्रणाली को प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर, इस तरीके की बात हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 वाली। पहला यही माना जाता है ना। परंतु अगर आपसे सवाल भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा ना कि भाई बताइए प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत में कब आई है, तो 1986 से ही लगाइएगा, ठीक है, जो 10+2+3 पर आधारित थी। पता है 10+2+3? बताइए। जी सर, पता है। जी सर। आपको बता दूं 68 और 86 में अंतर क्या है। 1968 और 1986 में अंतर क्या है, इसको समझो। 68 में 14 साल के आयु के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य और अधिक बल देने की बात किया, 14 वर्ष के। लेकिन 86 में विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच जो असमानता है ना, उस पे बल दिया गया था, असमानताओं पर बल दिया गया इसमें, पहली बात। 68 शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना और शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था, ये व्यवस्था वगैरह बनाने के लिए चलाया गया था 68। लेकिन 86 ये कृषि क्षेत्र से संबंधित शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा पर बल देने पे बात अगर हुई तो वो 1968 में बात की गई, 1986 में 1986 में कृषि क्षेत्र से संबंधित शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। पाठ्यक्रम पर केंद्रित था 1968, पाठ्यक्रम पर केंद्रित था 1968, और पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यचर्या पर केंद्रित था 1986, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान रखिए। और भी कोई डाउट है पूछिए।
सर आपने एक थ्योरी बताई थी CCT, जी ये पूछना है। ओके, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है मैडम। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत सन 1904 की बात है, इवान पैट्रिक पावलोव के द्वारा दिया गया था। और यही एक ऐसा सिद्धांत था जिसमें इवान पैट्रिक पावलोव ने कुत्ते पर 2 तरीके का स्टिमुलस का प्रयोग किया था। और यह थ्योरी आदत के निर्माण पर बल देती है, आदत के निर्माण पर बल देती है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगर किसी की जी सर, आदत, जो वो स्टिक से उसका प्रयोग किया था कुत्ते डंडे के सहारे। डंडे का नहीं प्रयोग किया था इसने, पावलोव ने कुत्ते का प्रयोग किया था। एक्सपेरिमेंट कुत्ते पर किया था, डंडे पे सर जो प्रयोग उसमें जो बटन दबाते हैं ग्रीन और रेड कलर का होता है, वो वाला था। वो नहीं, उसमें कुत्ते को OCT है। लार आती है भोजन देखकर। हाँ, याद आ गया, याद है। कुत्ते को लार आती भोजन। हाँ, भोजन देखकर जो है कुत्ते को लार आती। तो जैसे अगर मैंने कहा कि भोजन प्लस घंटी, अगर आप भोजन भी दे रहे हो घंटी भी बजा रहे हो, तो ये तो स्वाभाविक बात है कि उसके मुंह से लार आएगा। ये स्वाभाविक बात है कि नहीं? आप सोचो एक बार कि अगर टाइम टू टाइम है ना कुत्ते को भोजन मिल रहा है ना, और ये बात आप जानते हैं कि पाचन क्रिया लार से ही होती है। एक बायो में अगर हम जाते हैं तो जाहिर सी बात है लार आता है, और पाचन क्रिया जो है सबसे बेटर भोजन को वही करता है। तो एक आदत बन गई है, इसको घंटी बजाई जाती थी। मैंने ये थ्योरी पढ़ा रखा है आप लोगों को, आप जाके देख भी सकते हो, यूट्यूब पे है वीडियो। तो घंटी आप बजाओगे, भोजन आती थी और वो खा लेता था, और ये स्वाभाविक बात थी, उसके अनुक्रिया स्वाभाविक हुआ करते थे। एक बार इसने क्या किया, इसने देखो जो भोजन है वो नेचुरल उद्दीपक है, इसको प्राकृतिक उद्दीपक कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक उद्दीपक बोलते हैं। और घंटी आर्टिफिशियल है, बनाई गई है, आर्टिफिशियल कृत्रिम, यानी इसको कृत्रिम बोलते हैं, कृत्रिम उद्दीपन बोलते हैं इसको, ये बनाई गई घंटी। अब आप सोचो एक बार, मैंने घंटी बजा दिया और भोजन नहीं दिया, तो क्या लार आएगी या नहीं आएगी? बताइए जरा एक बार, लार आएगी या नहीं आएगी? आएगी। भोजन तुमने दिया ही, हमने जो कि नहीं आएगी। हाँ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी जरा बताओ? मैंने कहा घंटी बजा दिया और आप कह रहे हैं लार नहीं आएगी। सर घंटी बजाने से लार आएगी, यदि आप भोजन देते हैं और घंटी नहीं बजाते तो लार नहीं आएगी। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। तब भी लार आएगी। बिल्कुल, देखो मैं बताऊं, अगर मैं घंटी बजा रहा हूं, घंटी बजते ही उसको भोजन मिला और मुख से लार आ गया, तो उसको आदत बन गई कि अब घंटी बजी है, भोजन आएगा, मैं खा लूँगा। ऐसे दूसरी बार भी घंटी बजाया और भोजन आ गया, फिर खा लिया। तीसरी बार घंटी बजाया, भोजन ही नहीं आया, उसे लगा कि भोजन आएगा, लेकिन भोजन ही नहीं आया और लार आ गई। ये स्वाभाविक बात है, उसे लगा, इसकी आदत बन गई कि घंटी बजी है तो भोजन मिलेगा, उसे लगा कि घंटी बजी है तो भोजन मिलेगा, बट ऐसा हुआ नहीं, है ना? तो यह है लार का आना तय है इसमें, है ना? भोजन नहीं भी दोगे तब भी उसके पास आ जाएगा। कारण यही है कि आपने पहले 2 बार 3 बार जो भी अनुक्रिया किया है, आपने वो भोजन के घंटी के साथ भोजन दिया है, ठीक है। जेबी वॉटसन ने 12 माह का उसी का बच्चा था, उसका नाम था अल्बर्ट वॉटसन के बच्चे का, और उसने खरगोश को, जैसे ही उसका बच्चा अल्बर्ट 12 माह का था, कहीं कहीं 12 माह मिलता है और कहीं कहीं 11 माह मिलता है उसके बच्चे का, तो उसमें ये था कि जैसे ही उसका बच्चा खरगोश को टच करता था, छूता था, तो ज़ोरदार आवाज़ पैदा हो जाती थी उस खरगोश से। मतलब बनाया गया था इस तरीक़ा का सिस्टम।
तो वो बच्चा डर जाता था। बच्चा खरगोश को देखकर तब वहाँ पर क्या करता था, डर जाता था वो। तो इस तरीके से भय, डरने वाली जो चीज़ है, विकास पर या एक्सपेरिमेंट किसने किया, इस तरीके का प्रयोग किसने किया, तो जेबी वॉटसन ने अपने खुद के बच्चे पर किया है, खरगोश को लेकर। ये बात आप ध्यान रख सकते हो, काफ़ी इम्पोर्टेंट था इसका भी, जेबी वॉटसन का, है ना, काफ़ी फेमस पर्सन है। व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है इसे, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है इसको, ठीक है। और किसी का कोई डाउट पूछिए। सर मध्य प्रदेश के संदर्भ में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं सर? देखिए, मध्य प्रदेश के संबंध में प्रश्न जब भी आएंगे आप लोगों से, तो अगर मैं आपके सिलेबस में फर्स्ट पेपर में मेंशन करता मध्य प्रदेश के बारे में कि भाई उसका भौगोलिक स्थिति को लेकर, तो मैं ये कहता आपको कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। परंतु सर, आप एमपी सेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मध्य प्रदेश के बारे में आप पढ़ के जाएं। ये कि मध्य प्रदेश में कितने भागों में विभाजित किया गया है, हालांकि 10 भाग। हाँ, मध्य प्रदेश, हाँ, समाज कार्य की दृष्टि से सर आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में अगर सवाल बनेंगे भी तो योजनाओं से ही प्रश्न बन सकते हैं, इसके सिवाय किसी से नहीं प्रश्न बनाए जा सकते हैं, है ना, समाज कार्य में योजनाओं से, है ना। बाकी और मध्य प्रदेश का कोई भी जीएस वगैरह, जैसे मध्य प्रदेश की राजकीय दिवस क्या है, 1 नवंबर में, 1 नवंबर है ना, पता है, मध्य प्रदेश के निवासियों को पता होगा। जी सर, 1 नवंबर। मध्य प्रदेश की लोकसभा सदस्यों की संख्या 29 है ना। जी सर। राजधानी अगर हम बात करते हैं तो भोपाल है ना। ये तो बड़ा इस तरीके के सवाल आप लोगों से नहीं पूछे जाएंगे सर, है ना, मध्य प्रदेश के संबंध में, है ना। चलिए और बताइए, और भी कोई डाउट सर, मैडम? बताएं प्लीज़, बोले आप इस समय, क्योंकि कल पेपर है आप लोगों का, कल आप लोगों का पेपर है, इसलिए प्लीज़ आप मुझे बताएं। सोशल वर्क का कोई भी अगर आपके पास सिलेबस है तो आप उठा लीजिए सिलेबस और पूछिए मुझसे। आप लोग नहीं पूछ रहे, मैं क्या समझूं? वो एसडीजी का 17 गोल एक बार बता दीजिए। एसडीजी, देखिए पहले आप तो ये याद रखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता है एसडीजी का मैम, मतलब, है ना, और हम सबको ये पता भी होना चाहिए, ठीक है, एसडीजी में। और मैं आप सबसे यही कहूँगा कि गोल आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही याद रखें, उससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो है आपको क्या होगा, आप आसानी से परीक्षाओं में जो है टिक लगा सकते हैं कि ये गोल हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए 17 गोलों में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कौन कौन से गोल हैं, बहुत आसान सा सवाल आता है, आपको मैं बता देता हूं, आप उसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि नो पॉवर्टी होता है, मतलब गरीबी नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं, पहली बात। और जब गरीबी भारत में या अपने देश में नहीं होगी तो आप एक बार सोचिए, क्या कोई व्यक्ति भूखा रहेगा? नहीं रहेगा ना। जब गरीबी ही नहीं रहेगी तो गरीबी होने की वजह से इंसान भूखा रहता है ना। और जब गरीबी ही नहीं रहेगी तो ज़ीरो हंगर होगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? ये दूसरा गोल हो गया। एक तरीका होता है ये याद करने का, अगर जब गरीबी नहीं होगी तो जीरो हंगर होगा। अब जब जीरो हंगर होगा तो आप सोचिए, जब आप खाना पीना खाएंगे तो आपका गुड हेल्थ होगा, गुड हेल्थ होगा, वेल बीइंग होंगे आप, अच्छा स्वास्थ्य होगा आपका, ये तीसरा गोल रहेगा। और आप जब अच्छे स्वस्थ रहेंगे तब तो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, यानी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन होगी, आपकी क्वालिटी एजुकेशन होगी। आपका जब स्वास्थ्य सही रहेगा तभी तो आप कोई चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छी चीज़ें याद रखेंगे।
इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी ट्रिक आप बनाएं पढ़ाई के लिए तो सेहत का खास कर ध्यान रखें, सेहत का आप खास कर ध्यान रखें। और जब आप अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे तो आप बताइए क्या आप गैप, जेंडर गैप की बात करेंगे? आप तो जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे। फिर तो भाई आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे, जेंडर गैप की बात ही नहीं करेंगे। आप जेंडर गैप की बात ही नहीं करेंगे, लैंगिक समानता की बात करेंगे, लैंगिक समानता की बात करेंगे। यस या नो बताइए एक बार। यस सर। अच्छा, उसके बाद अगर आपने जब लैंगिक समानता की बात कर लिया तो एक आपका आता है साफ पानी और स्वच्छता। इसका मतलब समझते हैं आप? यानी आप सोचिए क्लीन वाटर और क्लीन, मतलब आप, जाहिर सी बात है जब आप सिंपल से तरीके से सोचिए, जब जेंडर इक्वलिटी हो गई, समानता होगी, ना कोई भेदभाव होगा महिला पुरुषों में, तो जाहिर सी बात है साफ सफाई होगी, साफ सफाई होगी। तो आप ये कह सकते हो कि स्वच्छ पानी की बात कर रहे हो, स्वच्छता की बात कर रहे हो, है ना। और जब साफ सफाई की बात होगी तो उसके बाद आप सोचिए, उसके बाद अगर हम बात करेंगे सस्ती और स्वस्थ ऊर्जा की बात होगी, यानी सभी के लिए सस्ती, भरोसेमंद, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा की पहुंच होगी, स्वच्छ ऊर्जा होगा। जब साफ सफाई वहाँ पे मिलेगी तो आपको स्वच्छ ऊर्जा भी मिलेगा। और जब आपको देख रहे हैं स्वच्छ साफ सफाई वगैरह, तो अच्छा काम और आर्थिक विकास होगा, आपका निरंतर आर्थिक विकास होगा। ये 8वां है, आर्थिक और अच्छा काम जो है विकास होगा। फिर जब आपको बताओ 9वां, 9 से नवाचार, उद्योग में नवाचार आ जाएगा, मजबूती ढांचा बनाना, समावेशी टिकाऊ औद्योगिकीकरण इत्यादि को मोटिवेट करना शुरू कर देंगे आप। और 10वां, असमानता में कमी आ जाएगी, और असमानता की कमी 10वां बताता है, असमानता की कमी 10वां आपका फिर बताएगा। फिर 11वें नंबर पर टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास हो जाएगा। 12वें नंबर पर जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन हो जाएगा। 13वें नंबर पर जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज आप बोलते हो ना, जलवायु परिवर्तन की बात करेंगे। 14वें नंबर पर पानी में जीवन की बात आप करना शुरू कर देंगे, टिकाऊ विकास के लिए जो महासागर हैं, समुद्र हैं, उनके संसाधनों और संरक्षण की बात करना शुरू कर देंगे। और फिर उसके बाद भूमि पर जीवन की बात करेंगे 15वें नंबर पर, भाई भूमि पर भी जीवन है, यानी जैव विविधता की बात करेंगे। और 16वें नंबर पर क्या करेंगे आप, शांति और न्याय के लिए संस्थान को स्थापित, मतलब शांतिपूर्वक समावेशी समाज को बढ़ावा देना शुरू कर देंगे, न्याय तक पहुंच की बात कर देंगे। और 17वें में पार्टनरशिप आता है, साझेदारी, लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी की एक अहम भूमिका हो जाती है। ये कुल 17 गोल हैं, 17 गोल दर्शाए गए हैं। ठीक है, और बताइए मैडम, और कुछ पूछना है? इसी में बड़ा अच्छा चीज़ आपने पूछा। 193 देशों ने भाग लिया, 17 लक्ष्य रखे गए हैं, 2015 से लेकर 2030 तक ये गोल चलाए जाएंगे, है ना। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है कि नहीं? जी सर। सर एक और गोल एक था ना, 2000 से 2015 तक का शायद, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, ठीक है, यही है द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल या थीम्स आप यहाँ पर मान सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन की। ठीक है मैडम, क्लियर हो गया है तो बता दीजिए एक बार। जी सर।
और एक इससे पहले एमडीजी था। अब एमडीजी नहीं पूछा जाएगा, 2000 से लेकर 2015 तक था। चलिए, और भी कुछ पूछना है पूछिए। सर जी, सर एक बार वो NIRF की रैंकिंग बता दीजिए। NIRF, हाँ सर, वो समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ये नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है ना, रैंकिंग, और ये ओवरऑल कैटेगरी में बात करता है। IISC का नाम सुना है आपने? ये बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ वगैरह रैंकिंग की बात करता है। IISC का नाम सुना है आपने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नहीं सुना है? नहीं सर। अच्छा चलो, अब सुन लो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को दूसरा स्थान मिला गया है ना, और देश का टॉप इंस्टीट्यूट है IIT बॉम्बे। तो IIT बॉम्बे को NIRF रैंकिंग 2023 में ओवरऑल चौथी रैंक हासिल की है। वहीं इनोवेशन में अगर हम बात करें, टेगरी ने इसका जो है 7वां स्थान प्राप्त किया है। परंतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की जब बात मैं करता हूँ या राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात करता हूँ, तो उसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे कि लगातार 5वें वर्ष रैंकिंग के शीर्ष स्थान पर अगर कोई रहा है तो वो मद्रास रहा है। क्या रहा है? मद्रास। फिर से रिपीट करूँगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान मद्रास में लगातार 5वें वर्ष समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर को सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में स्थान मिला है। तो सबसे बढ़िया या सबसे बेस्ट विश्वविद्यालय कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर वाला है। और भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान लगातार 5वें वर्ष में रैंक में सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है? तो मद्रास रहा है। ये आपसे सवाल बनाया जा सकता है ना। 2023 की बात कर रहा हूँ सर। ये जैसे अलग अलग पूछते हैं क्या कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या फिर भारतीय विज्ञान संस्थान में कौन पहले नंबर पे है? नहीं, केवल आपको पूछा जाएगा कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के रूप में यह जो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो मद्रास में है वो कौन से रैंक पे है? जो है पहले रैंक पे है। किसके तहत इसकी जो है उपलब्धियां, मतलब एक प्रकार से उत्कृष्टता की जांच मिली है? तो अभी आपने बताया है NIRF, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसको कहा जाता है। 2023 का है ये आप इसके तहत बताया गया है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो मद्रास में है वो शीर्ष स्थान पर है, शीर्ष स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके सर। हाँ, ठीक है। अहमदाबाद ने भारत में अग्रणी प्रबंधन संस्थान के रूप में अपनी भूमिका संस्थान में एक उच्च निखाला उभर के आया है। उसके बाद IIM बेंगलुरु का है, और IIM एक कोझिकोड का स्थान भी दर्शाता है, बट कोझिकोड का स्थान जो रहा है वो भी दूसरा ही रहा है। जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं बेंगलुरु का, ठीक उसी प्रकार से। तीसरा हैदराबाद में यूनिवर्सिटी रही है और उसका नाम नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय आपने नाम सुना है, दिल्ली का, जो इसमें PhD करवा रही है।
NTA उनमें। इसका 5वें कॉलेज में भारत के शीर्ष 10 कॉलेज में स्थान हासिल किया है, 10वां कॉलेज। तो हालांकि रैंकिंग में अग्रणी रहा है, इसके 5 कॉलेज ने, ड्यू के 5 कॉलेज ने भारत के शीर्ष 10 कॉलेज में स्थान हासिल किया है। तो ड्यू भी कहीं ना कहीं एक हायर एजुकेशन के लिए बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसीलिए मैंने आप लोगों को सजेस्ट भी किया था, जब PhD का फॉर्म आप भरें तो ड्यू को सबसे ज़्यादा आप लोग प्राथमिकता दें। ये कि ज्ञान वहाँ से जो अर्जित आप करेंगे वो आपका बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। वो बेसिकली जो चीज़ें प्रैक्टिकल पे आधारित हैं, वहाँ से सारी चीज़ें जो होते हैं ड्यू की प्रैक्टिकल पर ही बेस्ड होता है। PhD की बात मैं कर रहा हूँ, PhD की, ड्यू PhD के लिए बेस्ट है, PhD के लिए ड्यू बेस्ट है। ठीक है।